नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपकी अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले 1-2 दिन से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कार्य होने की वजह से अपने रेगुलरिटी नहीं बना पाए, तो शायद हो सकता है कि 1-2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाए होंगे, लेकिन आगे लगातार बनाने की कोशिश करेंगे। आपको लगातार वीडियो मिलते जाएंगे और आप लगातार हमको फॉलो करें। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने लास्ट टॉपिक तक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हमने सेलों के संयोजन के बारे में बात चल रही थी और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने कंप्लीट कर लिया। शायद मैंने उसके आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड करवाए। उन दोनों वीडियो में एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए सेलों के संयोजन में। अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम कह दो या पार्श्व क्रम कह दो, पार्श्व क्रम संयोजन। एक संयोजन ये अपना और पढ़ना है, ठीक है। सेलों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। देखिए क्या करेंगे हम। मैं यहाँ आप लोगों के लिए 2 सेल उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का R1 है। फिर ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 लिख दिया और आंतरिक प्रतिरोध को मैंने R2 नाम दे दिया, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि ऐसा संयोजन जिसमें समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो, प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस माइनस वाले एक तरफ जुड़े हो, ठीक है। यानी समांतर क्रम संयोजन में ये होता है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि प्लस एक सिरे एक तरफ जुड़े होते हैं, बचे हुए एक सिरे एक साथ जुड़े होते हैं, वो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ऐसा ही संयोजन यहाँ करेंगे कि 2 सेल है तो इनके एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करने हैं और बचे हुए एक टर्मिनल आप लोगों को एक साथ कनेक्ट करने हैं। तो ऐसा संयोजन जो होगा उसको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। और इस संयोजन को मैंने बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध लगाते हैं ना, जिसको आपने क्या नाम दिया, R नाम दिया। ये बाह्य प्रतिरोध होता है, ठीक है। बाह्य परिपथ में लगा हुआ ये प्रतिरोध होता है। ऐसा प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम संयोजन में भी जोड़ा था। अब देखो मेन चीज इसमें क्या है, वो अपने को देखने वाली बात ये है कि मैं इस बिंदु को नाम दे दूं A और इस बिंदु को नाम दे दूं B। तो ये दोनों सेल जो हैं, ये दोनों सेल बिंदु A और B के बीच ही कनेक्ट हैं। ये हालांकि मैंने तार ऐसे जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तार यहाँ पर, ये तार आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हो, इस तार को यहाँ जोड़ दो। तो ये दोनों सेल A और B के बीच ही कनेक्ट है, ठीक है। यानी दोनों सेल ये बिंदु A और B के बीच में काम कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं इसका तुल्य परिपथ बनाना चाहूं, ठीक है, इनका तुल्य परिपथ बनाना चाहूं, तुल्य परिपथ क्या होगा, तुल्य परिपथ वो होगा कि जैसे ये तो दोनों सेल अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इस संयोजन का एक ऐसा सर्किट जो उसमें मैं इन दोनों सेल की जगह केवल एक ही सेल कनेक्ट करूंगा, ठीक है। दोनों सेल की जगह क्या कनेक्ट करूंगा, केवल एक अकेला सेल कनेक्ट करूंगा और वो अकेला सेल इन दोनों सेल के बराबर काम करेगा, ठीक है। वो तुल्य परिपथ होगा। तो उस तुल्य परिपथ को बनाने के लिए मैंने एक सेल जोड़ दिया और उसका एक आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया। इस तुल्य परिपथ में जो सेल जोड़ा है उसका विद्युत वाहक बल E तुल्य लिख दिया और आंतरिक प्रतिरोध को मैंने R तुल्य लिख दिया और बाह्य परिपथ में मैंने प्रतिरोध कैपिटल R कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया तुल्य परिपथ। मतलब ये है कि ये जो काम इस सर्किट में दोनों सेल कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, ये काम सेम इन दोनों की जगह एक अकेला सेल कर रहा है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल E तुल्य हो जाएगा। इसके साथ साथ R1 R2 इनके आंतरिक प्रतिरोध है क्रमशः, तो ये इसका अकेले का आंतरिक प्रतिरोध हो गया R तुल्य, ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा कि ये दोनों सेल A और B के बीच में जुड़े हुए हैं, तो ये जो तुल्य सेल है वो भी A और B के बीच में ही कनेक्ट है। समझ गए बात मेरी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेलों के संयोजन में आपको निकालना क्या होता है,
सेलों के संयोजन में आपको तीन चीजों की ध्यान रखनी है। एक तो आपको पूछेगा तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र, ठीक है। एक पूछ सकता है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, ये दोनों अमूमन पूछे जाते हैं। इसके अलावा परिपथ में जो धारा है, परिपथ की धारा, ठीक है, परिपथ की धारा का मान आपसे पूछ सकता है। ये तीन चीजें आपसे इस संयोजन में पूछेगा, ठीक है। तो तुल्य विद्युत वाहक बल पूछ सकता है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पूछ सकता है, और परिपथ की जो धारा है उसके बारे में भी आपको मतलब इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखो इस संयोजन में होगा क्या, अपना सूत्र क्या काम करेगा वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। अपना सेलों के लिए सूत्र ये काम करता है, मैंने क्या कहा था आपको, ठीक है, कि संयोजन सब लगभग एक जैसे ही है, उसमें आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है और सूत्र क्या काम करता है। तो सेलों में सूत्र ये काम करता है E बराबर V प्लस IR, याद है क्या, ये आप लोग इस सूत्र को यहां पर प्रयुक्त कर सकते हो। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, दोनों सेल से जो धारा निकलेगी उसका मान अलग अलग होता है, ये तो हमें पता है, और वोल्टेज का मान समान होता है समांतर क्रम में, ये हमने पढ़ा है। अगर आपको याद होगा कि बिंदु A और B के बीच में विभवांतर देखूंगा, वही विभवांतर इन दोनों सेल पर होगा। समझ में आ रही बात मेरी, इन दोनों सेल पर भी वही विभवांतर होगा और जो A और B के बीच में है, और वही विभवांतर इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर होगा, ठीक है। अगर मैं बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V मान लूं, यहां विभवांतर कितना मान लूं, V मान लेता हूं, ठीक है। इस V का मान क्या आएगा वो मैं आगे लिखूंगा। तो यही विभवांतर V A और B के बीच में होगा, और यही विभवांतर इन दोनों सेलों पर होगा, जिससे आप सेलों की क्या कहोगे, टर्मिनल वोल्टता कहोगे, क्योंकि कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन में यही चीज होती है कि बिंदु वही रहते हैं, बस अलग अलग उनके रास्ते बदल जाते हैं। जहां रास्ते बदलते हैं सर्किट में वहां धारा बदल जाती है। तो यहाँ अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है, तो यहाँ इस सेल से धारा अलग निकलेगी। जैसे मैंने कह दिया, पहले सेल से जो धारा है वो I1 कह देता हूँ, दूसरे सेल से जो धारा है वो I2 कह देता हूँ। तो ये दोनों धाराएं यहाँ पर आकर टोटल धारा बना लेगी I, और इस I का मान कितना होगा, I1 प्लस I2। समझ में आ रही बात मेरी। ये I धारा जब इस प्रतिरोध में जाएगी तो इसका मान हो जाएगा IR, इस वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा, और ये वापस टोटल करंट I इसमें प्रवेश करेगा, ऊपर I1 और नीचे I2। समझ में आ रही बात मेरी। ठीक ऐसे ही तुल्य परिपथ में टोटल धारा कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी, और I ही वापस से प्रवेश कर जाएगी, और इस पर वोल्टेज कितनी होगी, V बराबर IR। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इसमें धारा के मान है वो अलग अलग होंगे, समांतर क्रम संयोजन हो गया ना ये, लेकिन वोल्टेज जो है वो बराबर रहेगी, चाहे यहां यहां या यहां कहीं पर आप वोल्टेज देखो वो तीनों जगह बराबर रहनी है। बच्चों देखो, जो इस चीज में मेन चीज बस यही ध्यान रखनी है आपको, इस वोल्टेज का मान जो है वो बाह्य परिपथ में जुड़े जो प्रतिरोध है उस पर वोल्टता पतन के बराबर होगा। सेलों पर ये वोल्टेज उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। तो मैं क्या लिखूं यहां पर, मैं लिखूंगा कि समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में। अब ध्यान देना आप लोग, मैं यहां पर पहले नोट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो वीडियो का जो समय है वो भी कम रहे, और एक वीडियो में आप लोगों को आसानी से ये चीजें रेगुलर प्राप्त हो जाए। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि सेलों की टर्मिनल वोल्टता समान होगी, इसके भी टर्मिनल वोल्टता V मान ली, इसकी भी V मान ली, और वो V किसके बराबर है, इस बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर जो वोल्टता पतन है V बराबर IR के बराबर। तो यहाँ वोल्टेज V है तो यहाँ पर भी V होगी, यहाँ पर भी V होगी। समझ में आ गई बात मेरी। ठीक है, थोड़ा सा मौसम की वजह से हो सकता है कि देखने में या थोड़ी क्लियरिटी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ पर ये V वोल्टेज हो चुकी है, तो यहाँ पर भी V होगी, यहाँ पर भी V होगी। तो टर्मिनल वोल्टता का मान प्रत्येक सेल के लिए बराबर होगा बच्चों, और उस वोल्टता का मान इस R के सिरों पर वोल्टता पतन के बराबर होना है। और प्रत्येक सेल से धारा का मान अलग अलग होगा। ठीक है, इस सेल से धारा कितनी मानी मैंने, I1, इससे कितनी मानी, I2। तो टोटल धारा कितनी होगी, I हो गई, और ये टोटल धारा I बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, तो बाह्य परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी होगी,
आई, इसका मान कितना है I1 प्लस I2। ठीक है, अब आपको यहां पर I1 और I2 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, पहले सेल के लिए I1 कितनी आएगी, दूसरे सेल के लिए I2 कितनी आएगी, वो वैल्यू आपको रखनी है। अब I की वैल्यू निकालने कहां से, उसके लिए आपके पास सूत्र वही है, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, आपने ये चीज पढ़ी बेटा, और इनका सबका एक जैसा ही मेथड है, सूत्र से आप I निकाल लो। तो यहां ये सूत्र है E बराबर V प्लस IR है। अगर इस सूत्र से मैं I की वैल्यू निकालूं तो आप ये कहोगे सर सूत्र से I बराबर ये आएगा E माइनस वी अपॉन R। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, देखो E माइनस वी, यहां से मैं इसको पक्षांतरण करके लिखूं तो ये आएगा E माइनस वी बराबर IR। तो यहां से I कितनी आएगी, E माइनस वी अपॉन R। समझ में आ गई बात मेरी। अब देखो मैं यहां पर इसकी वैल्यू रख रहा हूं, इसके लिए मैं ये चीज यहां से हटाऊंगा, तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो गया। अब देखो अपने क्या करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू हटा रहा हूं मैं, ये हटा दूं एक बार। ठीक है, इसको मैंने यहां से हटा दिया। अब बताओ पहले सेल के लिए क्या आएगा, इस पूरे सर्किट को एक बार मैं रख रहा हूं, परिपथ चित्र भी मैं रखूंगा एक बार। पहले सेल के लिए बात करूं, पहले सेल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर धारा हो जाएगी I1, यहां क्या आ जाएगा I1, विद्युत वाहक बल E1, टर्मिनल वोल्टा V। ठीक है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, टर्मिनल वोल्टा कितनी इसकी V है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना इसका, पहले सेल का कितना है R1 है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका R1। उसके बाद दूसरे सेल की बात करूं, दूसरे सेल के लिए देखूं तो I2 बराबर विद्युत वाहक बल, दूसरे सेल की धारा I2 हो गई ना, विद्युत वाहक बल कितना हो गया E2, दूसरे सेल का टर्मिनल वोल्टा V, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया R2। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर रखने वाला हूं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, अब मैं ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, समीकरण 1 ही ध्यान रखना, समीकरण 1 में मान रखूंगा तो क्या आएगा, बाह्य परिपथ में धारा आएगी ना I बराबर I1 की जगह ये रख दूं E1 माइनस वी अपॉन R1, और I2 की जगह ये रख दिया। समझ में आ गई बात मेरी। ठीक है, अब यहां से ये धारा आ जाएगी, परिपथ की टोटल धारा निकल जाएगी। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो V कॉमन निकल सकता है अगर एक चीज में काम में लूं, यहाँ पर क्या मैं R1 का अलग अलग भाग लगा दूं, E1 अपॉन R1 V अपॉन R1 ऐसा कर सकता हूं, प्लस E2 अपॉन R2 और V अपॉन R2, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में फायदा क्या हुआ, इन दोनों पदों में से V कॉमन निकल जाएगा, तो क्या लिखूं मैं इसको, I बराबर, इन दोनों को एक जगह कर देता हूं, E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2। ठीक है, इन दोनों को साथ लिख दिया, माइनस V कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से माइनस V कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समझ आ रही बात मेरी। ऐसा आप इस चीज को लिख सकते हो। ऐसा लिखने के पीछे कारण ये हो गया बच्चों कि ये जो रूप आया है, ये रूप लगभग आपको कुछ इसका एक प्रारूप प्राप्त हो गया, क्योंकि यहां से अगर आप I का मान निकालो ना, इस तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए मैं I निकालूंगा तो क्या आएगा, देखना मैं इसको समीकरण नंबर दे देता हूं, 2 दे देता हूं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 देता हूं, पहले आप इस चीज को भी क्लियर करने की कोशिश करना। अब मैं तुल्य परिपथ की बात करूं, क्योंकि ये तो मैंने इस सर्किट को मद्देनजर रख के बनाया है, अगर मैं तुल्य परिपथ की बात करूं, तुल्य परिपथ के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो धारा का मान क्या आएगा, I बराबर, तुल्य परिपथ में धारा कितनी है, I है। ठीक है, फिर I बराबर क्या होता है, E माइनस वी अपॉन आर होता है, I बराबर क्या होता है, E माइनस वी अपॉन आर होता है। तो तुल्य परिपथ के लिए बात करूं तो E की जगह तो आ जाएगा E तुल्य, नहीं समझेगा बात मेरी। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं ये चीज।
यहां से आई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ई माइनस वी अपॉन आर बराबर ही तो आई आएगी। समझ रहे हो? अभी आप लोग तुल्य परिपथ के लिए बात करो तो ई की जगह तो आ जाएगा ई तुल्य, वी की जगह क्या आएगा वी, आर की जगह क्या आएगा आर तुल्य। समझ गए बात मेरी? अब मैं क्या करूं, इस रूप में मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूं, ऐसा लिख दूं आई बराबर ई तुल्य अपॉन आर तुल्य माइनस वी अपॉन आर तुल्य, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं 3। ठीक है, अब देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये जो समीकरण नंबर 2 आपके सामने मैंने रखी है, ये समीकरण नंबर 2 मैंने अलग अलग सेलों को मद्देनजर रखकर अलग अलग सेल की धारा निकाल ली। पहले सेल की धारा क्या निकाली मैंने, I1 निकाली है, दूसरे सेल की धारा मैंने क्या ली, I2 ली है, दोनों को वैल्यू रखकर मैंने टोटल धारा का मान ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया, इनकी जगह मैंने तुल्य परिपथ तैयार कर रखा है। उस तुल्य परिपथ के लिए मैंने अगर धारा निकालने की कोशिश की तो तुल्य विद्युत वाहक ई तुल्य लिख दिया, टर्मिनल वोल्टता वही वी रहेगी क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है, समान रहना है, और तुल्य धारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य रख दिया। फिर ये सूत्र आ गया। इस सूत्र को इस प्रारूप में बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए मैंने अलग अलग भाग लगा दिया। अब ऐसा कैसे इनकी तुलना करेंगे, समीकरण मैं अब इसको हटा देता हूं यहां से क्योंकि अब अपनी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज मैंने समझानी थी इसके लिए वो मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 और 3 की तुलना करूंगा बेटा। ठीक है, इसको एक बार रख लेते हैं। ठीक, समीकरण 2 है समीकरण 3 की तुलना से। सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है और कुछ नहीं है। तुलना करूंगा तो देखो आई इसमें तो आई इसमें, ये पहले वाले सर्किट के लिए था और ये तुल्य परिपथ के लिए आ चुका है। इसका मतलब समीकरण तो दोनों की इक्वली रहनी। ठीक है, जो ये काम इसका है वही काम इसका है क्योंकि इसकी जगह ही मैंने ये लगाया है। अब देखो ये जो पद है ना, ई तुल्य अपॉन आर तुल्य, इसकी जगह आ रहा है ये पद पूरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस की जगह माइनस है, वी की जगह वी है, लेकिन यहां 1/r तुल्य है, उसकी जगह ये वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं तुलना करूं तो आप कहोगे सर ई तुल्य अपॉन आर तुल्य, ई तुल्य अपॉन आर तुल्य, इसकी जगह तो आ रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। हो गई ना तुलना? माइनस वी की जगह पड़ा है। फिर सर एक चीज और आ रही है, 1 अपॉन आर तुल्य, 1 अपॉन आर तुल्य की जगह आ रहा है क्या, देखो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बेटा इनकी कंपैरिजन हो गई। ठीक है, तो धारा का सूत्र तो आपके पास आ चुका है, ये धारा है। ठीक है, ये टोटल धारा है, इसका सूत्र तो आप निकाल चुके हो। समझ में आ गई बात मेरी? ये तो धारा का सूत्र आ गया, परिपथ की धारा सर ये आएगी। क्लियर है? अब आप चाहो कि इसको मैं कैसे लिखूं, इसको और क्या रूप दूं, तो मैंने इनकी और तुलना की। विद्युत वाहक बल मेरे को निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो इसके लिए मैंने तुलना कर दी। अब देखो यहां से आप लोग तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ चुका है, ये इसको सरल करोगे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पर R1 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो गया। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के इस सूत्र का मान अगर हम यहां अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अप्लाई कर देंगे R तुल्य का मान, देखो ये 1 अपॉन R तुल्य ही तो है, नहीं समझेगा बात मेरी? तो यहां से तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र आ जाएगा। कैसे, ध्यान देना। अब मैं इसको भी हटा रहा हूं, क्या बनी बेटा, देखो ये तो हो गया, ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। ठीक है, ये हो गया, यहां से निकल जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल निकालना है तो क्या निकालोगे, विद्युत वाहक बल ऐसे निकलेगा ई तुल्य। ठीक है, ई तुल्य बराबर, देखो यहां से विद्युत वाहक बल निकालोगे तो ये 1 अपॉन आर तुल्य ना, 1 अपॉन इस आर तुल्य का इधर गुणा हो जाएगा।
आर तुल्य E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? अब इस आर तुल्य की वैल्यू आपको यहां रखनी है, ठीक है। आर तुल्य क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, आर तुल्य आएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, दो सेलों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये दो सेल थे इसलिए दो सेलों के लिए ये वैल्यू आ गई। अगर तीन सेल होंगे तो प्लस 1 अपॉन R3 आएगा, उसके लिए फिर अपने को इसको लघुत्तम लेके अलग अलग रूप में सेल करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैंने दो सेल जोड़े तो दो सेलों के लिए ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आर तुल्य की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, क्लियर है बात? आप चाहो तो 1 अपॉन आर तुल्य की वैल्यू यहां डायरेक्ट रख सकते हो, क्योंकि ये 1 अपॉन आर तुल्य ही तो है, ठीक है, तो डायरेक्ट रख सकते हो। तो जैसे ही वैल्यू रखोगे आपको यहां पर ई तुल्य का मान प्राप्त हो जाएगा, और क्या आएगा ई तुल्य का मान, देखना, ई तुल्य बराबर R1 R2 R1 प्लस R2 रख दिया मैंने दो सेलों के लिए, ठीक है। किसके लिए? दो सेलों के लिए। फिर यहां लघुत्तम कितना आएगा, R1 R2, ये बन गया E1 R2 प्लस E2 R1। ये तो सोल्व करना आता है अपने को। R1 R2 लघुत्तम आ गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया तो R2 बचेगा, तो E1 R2 प्लस E2 R1। ये टर्म्स इस टोटल टर्म से कैंसिल हो रही है, तो E तुल्य बराबर आ जाएगा, दो सेलों के लिए आएगा ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र होगा, और ये बन जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। कितने सेलों के लिए? दो सेलों के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसके कुछ स्पेशल कंडीशन भी बनेंगी, वो मैं अगले टॉपिक में चर्चा करूंगा, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इसको समझना, थोड़ा सा नया टॉपिक है, थोड़ी सी मतलब समझने में थोड़ी सी एक बार दिक्कत हो सकती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पार्ट को इसको समझना है अपने को। तो अपने को किस्तों में समझना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड से साफ करके दोबारा लिखना पड़ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत आए, तो एक दो बार वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, एक बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। और थोड़ा सा कुछ अगर देखने में वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो माफ़ी चाहेंगे, कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करने की, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हो सकता है हमसे भी वो पकड़ में ना आए वो कमी, तो आपसे अनुरोध है कि आप उस चीज़ को क्षमा करना। धीरे धीरे हम वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं काम के अंदर, और कमी रह जाती है तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन कोशिश करो, आप समझने का प्रयास करो, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर आपको फ़ायदा हो, समझ में अच्छा है और अच्छे से अच्छा आप काम करो, यही हमारा मतलब उद्देश्य है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करवाना है, और हाँ, वीडियो नहीं समझ में आता है बच्चों, दोबारा ज़रूर देखें। दोबारा आपका कुछ नहीं लगना है, एक बार देखो, दो बार देखो, लेकिन एक दो बार इस पर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इस फिजिक्स पर कमांड होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लगातार जुड़े रहिए, धन्यवाद।